भारत के भूगोल पर शुरुआत करते हैं। भारत का भौतिक स्वरूप हमें देखना है। भौतिक स्वरूप की अगर हम बात करें तो भारत में हमें कुछ नई चीज खोजना नहीं है ना। भौतिक स्वरूप का अर्थ क्या होता है? भौतिक स्वरूप का अर्थ होता है कि प्रकृति ने भारत को कैसे बनाया है। ये होता है ना। पॉलिटिकल तो हमें पता है ना। आजादी की लड़ाई कब लड़ी थी, कब पाकिस्तान अलग हुआ था, कब अंग्रेजों ने छोड़ा था, ये एक अलग चीज होती है, वो हम राजनीतिक स्वरूप में देखते हैं। भौतिक स्वरूप का तात्पर्य है कि हम जिस भूखंड पे आज निवास कर रहे हैं उस भूखंड पर प्रकृति ने क्या क्या निर्मित किए हैं, है ना। हमें वो देखना है, उसी को हम कहते हैं, है ना, भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है। तो अगर मोटे तौर पर देख लिया जाए तो भारत के भौतिक स्वरूप में हम क्या देखेंगे? पर्वत देखेंगे, पठार देखेंगे, मैदान देखेंगे, यही देखेंगे ना। मरुस्थल देखेंगे, द्वीपीय क्षेत्र देखेंगे, इन्हीं को देखेंगे हम। वो कितने भागों में बांटा है वो आगे की बात है। लेकिन भारत के अगर भौतिक स्वरूप में अगर हम हिमालय को देख रहे हैं, है ना, आज केवल थोड़ी बहुत चर्चा होगी, जो भी काम शुरू होगा वो कल के लेक्चर से ही होगा, है ना। देखो हिमालयी क्षेत्र है यहां पर, है या नहीं है? यहां पर भी कुछ पर्वतीय क्षेत्र है, पूर्वोत्तर भारत का जो पर्वतीय क्षेत्र है ना, बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां मौजूद है। नीचे की ओर आए हम, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अगर आए हम तो यहाँ पर पूर्वी घाट है, बहुत सारी पहाड़ियां यहाँ पर मौजूद है ना। गरजात हिल से राजमहल की पहाड़ियां है, नल्ला मल्ला, एरा मल्ला है, जावेदी, शेवराय, पंचमलाई है, अनामलाई है, ये सारी है। इधर से हम बात करें तापी के नीचे से वेस्टर्न घाट है हमारा, है ना। यहाँ पर सतपुड़ा है, यहाँ पर मैकाल है, विंध्य है, गुजरात की कुछ पहाड़ियां है, गिर, गिरनार, वर्धा, कच्छ की पहाड़ियां है, मांडव हिल्स है ना, हरिश्चंद्र है, बालाघाट है, सतमाला है, अजंता है, यहाँ पर है मेलागिरी है ना। दक्कन का पठार है यहाँ पर, है ना। मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पर है शीत मरुस्थल, मैग्नेटिक प्लेन है, गंगा का मैदान है। ये सब भौतिक स्वरूपों में आता है ना, कि भारतीय भाग पर, भारत के क्षेत्र पर प्रकृति ने कौन कौन सी चीजें निर्मित की है। तो हमारे सिलेबस में जो दिया हुआ है, पर्वत दिया हुआ है, तो पर्वत में हम देखेंगे ना, पर्वत के प्रकार को देखेंगे। ये तो बच्चे वाली चीज है कि पर्वत के प्रकार क्या है ना, ऊंचाई के आधार पर क्या है, बनावट के आधार पर क्या, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर क्या है ना। कालक्रम अनुसार देखेंगे हम, कैलेडोनियन पर्वत क्या है, हर्सियन पर्वत क्या है ना, प्री कैम्ब्रियन पर्वत श्रृंखलाएं कौन सी है ना। इन सारी चीजों को भी देखेंगे। तो ये प्रकार है, इनमें तथ्यात्मक चीजें हैं, इस काल में बनी, इस काल में ये फलाना फलाना चीजें हुई। तो ये तो एक मोटे मोटे तौर पर हुआ है। लेकिन जब हम पर्वत पढ़ेंगे तो पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को भी देखना होगा ना। पर्वत निर्माण कैसे होते हैं, है ना, पर्वत निर्माण की प्रक्रिया को देखना होगा। ब्रह्मोत्तर पर्वत कैसे बनते हैं, नवीन वलित पर्वत कैसे बनते हैं। अब हिमालय कौन सा है? नवीन वलित पर्वत है। जबकि हम अरावली की अगर बात करें तो प्राचीन वलित पर्वत है। अब इसमें कोई उत्थान नहीं हो रहा है, तो वलित पर्वत में भी दो आएंगे नहीं आएंगे। एक न्यू फोल्डेड माउंटेन आएंगे, पुरातन वलित पर्वत आएंगे। तो अरावली पुरातन में आएगा, हिमालय नवीन वलित पर्वत में। अब नवीन है तो नवीन क्यों हिमालय, कैसे बना हिमालय, हिमालय के बनने की प्रक्रिया क्या है ना। भाई प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार हिमालय के निर्माण की प्रक्रिया पूछी जा सकती है ना। तो फिर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है क्या, ये भी तो जानना होगा ना। कोबर का क्या सिद्धांत है ना। कोबर ने हिमालय और कुनलुन शान के बीच तिब्बत के पठार की अवधारणा दी है, दी है। अगर कोबर का सिद्धांत आ रहा है तो भूसन्नति पढ़ना पड़ेगा। देखिए अल्टीमेटली आना तो है, और अगर भूसन्नति पूछ लिया जाएगा एग्जाम में तो आश्चर्य मत होना, अरे तो सिलेबस में नहीं था, तो था ना भाई।
कोबर का भूसन्नति सिद्धांत पर्वत निर्माण की प्रक्रिया से ही संबंधित है ना, और कोबर ने तो हिमालय को भी भूसन्नति में माना है ना, माना है नहीं माना है 33 भूसन्नति में। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली आएगी है ना। तब प्लेटें पढ़ रहे हैं तो प्लेटों के संचलन को भी पढ़ना पड़ेगा। अब प्लेटों के संचलन को पढ़ना पड़ेगा तो भाई प्लेटें किस प्रकार से मूवमेंट कर रही है, तो संवहनी धाराओं के कारण हो रहा है, तो अब संवहनी धारा सिद्धांत भी पढ़ना पड़ेगा ना पढ़ना पड़ेगा। अब लगे हाथ इतना पढ़ रहे तो छोटे से टॉपिक को क्यों छोड़े वेगनर को, जिसके कारण संवहनी धारा आया उसे क्यों छोड़े हम, सही है ना। फिर अगर कंप्यूटर की पीढ़ियां पढ़ानी है तो भले ही आज पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल ना हो रहा हो, पढ़ना पड़ेगा ना, सही नहीं सही है। बेटा अच्छा कर रहा है यानी कि बाप के जो संघर्ष है उसको तो भुला नहीं जा सकता ना, सही नहीं सही है। उसके पीछे की संघर्ष की कहानी क्या है, तो पिताजी का भी तो कोई रोल होगा ना, तो उसको भी पढ़ना पड़ेगा। तो वेगनर पिताजी है, उन्हें लाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा चीजों को, है ना। समझ में आ रहा ना मैं क्या कह रहा हूं। तो केवल सिलेबस को ऊपरी तौर पर देखकर खुश नहीं होना है कि हट गया। एक चीज जो मैं आपको बता दूं कि कई सारे लोग जो है जिनको पढ़ने में बहुत ज्यादा सिलेबस लगता था, अरे यार बहुत बड़ा सिलेबस है, अब तो वर्ल्ड हट गया है ना, तो पूरी गलतफहमी में नहीं रहना है, वो आएगा। जलवायु विज्ञान हटा थोड़ी ना है, अब पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको। तो केवल लानिना अल्निनो केवल टॉपिक देखकर अगर आप पढ़ोगे तो फिर नहीं होना है, क्योंकि आप जान लीजिए कि अब क्वेश्चन टफ आएंगे क्योंकि प्रश्न सीमित है। समझ में आ रहा है। पहले अथाह था, महासागर था, अब भले अरब सागर दे दिया हो लेकिन वो भी तो छोटा नहीं है ना, केवल भारत के इर्द गिर्द थोड़ी ना अरब सागर है, अफ्रीका से भी लगा है, वहां का भी तो पढ़ना पड़ेगा, है ना। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए, उस चीज पे भी ध्यान देना है ना। हम पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, नया सिलेबस हो, कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत करते हैं, भले ही हम आधा घंटा पढ़े, लेकिन शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। चलो नोट्स की जल्दबाजी नहीं करना है, समझ में आ गया ना। क्योंकि आप बोलेंगे सर नोट्स दे दो नए सिलेबस की, तो आज ही तो नहीं बनना है, समझ में आ रहा है ना। हमें अभी डिस्कस करना पड़ेगा, उसको टटोलना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें उससे लिंक करके फिर डालना भी पड़ेगा उसमें, है ना। तो उसको समय लगेगा थोड़ा सा, लेकिन आपके पास अगर पुरानी हो तो कोई दिक्कत है नहीं उसमें, है ना। उसमें से कोई ऐड नहीं होगा बल्कि रिमूव होगा, तो आप उसको क्रॉस कर सकते हो, है ना, कि ये सिलेबस में नहीं है तो इसको हम ना पढ़े, है ना, ये कर सकते हो आप। चलिए, भारत के भौतिक स्वरूप पे यदि हमें आना है तो कुछ बेसिक चीजें हैं जो हमें पढ़नी पड़ेगी, है ना। भौतिक स्वरूप पर आने से पूर्व हमें महाद्वीपीय संचलन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। किसके बारे में? महाद्वीपीय संचलन। अब महाद्वीपीय संचलन का अर्थ क्या हो रहा है, यह कहने का तात्पर्य यह है कि जिस भूखंड पर हम निवास कर रहे हैं, जिस ऊपरी सतह पर हम निवास कर रहे हैं, है ना, उस सतह को यदि हमें देखना हो तो क्रस्ट के ऊपरी भाग में हम निवास कर रहे हैं, यही है ना। अगर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखें तो कम से कम ये तो डालना था
पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देखें तो 0 से लगभग हम 32 किलोमीटर तक के औसत दूरी को लेते हैं, गहराई को लेते हैं कि यह हमारा क्रस्ट वाला भाग है। लेकिन हर जगह पर यह दूरी समान नहीं है। जो समुद्री वाला भाग है वहां पर इसकी मोटाई कम है, और जो महाद्वीपीय वाला भाग है उसकी वहां पर 60 से 80 किलोमीटर तक की गहराई है। जबकि समुद्री अगर हम भाग देखें, महासागरीय अगर हम भाग देखें तो वहां पर 8 से 10 या 12 किलोमीटर तक इसकी मोटाई आंकी जाती है। लेकिन औसतन अगर हम देखें तो 32 किलोमीटर तक इसकी गहराई मानी गई है। तो ये जो सतह वाला भाग है ना, आज हमें जानकारी है कि ऊपरी सतही भाग में क्या क्या हो सकता है। लेकिन आज से अगर हम 100-125 साल पहले जाए या 100 साल पहले जाए तो लोगों को भूगर्भ के बारे में इतनी जानकारी नहीं थी, है ना। वो कहते हैं ना कि व्यक्ति स्वयं को जानने से पहले दूसरों के बारे में जानने की अपेक्षा ज्यादा रखता है। ये तो है ना। तो पृथ्वी हमारे पास थी, हम उसी पर निवास कर रहे हैं, लेकिन उस पर रिसर्च बड़ी देर से चालू हुआ, जबकि खगोल विज्ञान पे पहले हो गया। सूर्य कैसे बना, ब्रह्मांड कैसे बना, आपने देखा होगा ना। 1756 में ही हमने 55 में ही देखा कि भैया कांट ने अपनी थ्योरी दे दी थी। तो ऐसे हालांकि देने वालों ने बहुत सारी जानकारी दी, लेकिन जो वास्तविक सिद्धांत जो दुनिया के सामने एक प्रामाणिक तथ्यों के रूप में जब उजागर हुआ, तो उसको उजागर करने का जो श्रेय जाता है वो वेगनर को जाता है। किसको जाता है? वेगनर को जाता है ना। वेगनर से पहले एफ.बी. टेलर साहब भी आए थे, जिन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दिया था, है ना, महाद्वीपों के संचलन के बारे में। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं महाद्वीपीय संचलन के अर्थ को देखूं तो जिस महाद्वीपीय भाग में हम निवास कर रहे हैं वो स्थिर नहीं है, बल्कि वो मूवमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? मूवमेंट कर रहा है, उसमें संचलन हो रहा है। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, वो बात की बात है, लेकिन ऐसा हो रहा है। इसका सबसे पहले अनुभव जो लिया था वो अनुभव एफ.बी. टेलर ने ही लिया था, लेकिन उसके पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं थे कि वह दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सके कि वास्तविक तौर पर महाद्वीपों में विस्थापन हो रहा है। इसलिए टेलर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत जो है वह आगे नहीं बढ़ पाया। 1908 में उसने प्रस्तुत करने का प्रयास किया, लेकिन वह प्रयास असफल रहा, है ना। इसी प्रयास को एक कदम आगे बढ़ाते हुए अल्फ्रेड वेगनर नाम था एक व्यक्ति, अल्फ्रेड वेगनर, है ना। ये बेसिक जानकारी दे रहा हूं अभी मैं, है ना, आपको तो ध्यान देना है। तो अल्फ्रेड वेगनर एक ऐसे व्यक्ति जो जलवायु शास्त्री होकर भी भूगर्भ शास्त्र में प्रवेश कर गए, है ना। देखिए बड़ी रोचक कहानी है, ठीक है ना, कि अल्फ्रेड वेगनर कौन थे? जलवायु शास्त्री थे, क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे। जलवायु शास्त्री जब थे तो उन्हें नहीं पता था कि महाद्वीपों में संचलन हो रहा है। वो अनभिज्ञ थे इस तथ्य से कि महाद्वीपों में किसी प्रकार का संचलन हो रहा है। तो अब महाद्वीपों में संचलन की बात जब इन्हें पता नहीं थी तो फिर पता कैसे चली? तो डॉक्टर अगर अपने घर से बाहर निकलेगा तो इलाज करने के लिए निकलेगा। अगर वो कहीं पे जा रहा है या अपने हॉस्पिटल में है तो वो वही करेगा ना दादा, करेगा ही नहीं करेगा, इलाज ही करेगा ना, ठीक है। अब वो डॉक्टर वो पीएचडी वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, है ना। अब सामान्य डॉक्टर की बात कर रहे हैं, जो आम जनता जानती है डॉक्टर का अर्थ क्या, जो इलाज करता है ना, पशुओं का। पशुओं का भी करते हैं, हम भी तो पशु है, इंसानी पशु है हम, है ना, अंतर नहीं ज्यादा। तो जो अल्फ्रेड वेगनर जो थे, जो जलवायु शास्त्री थे, तो सीधी सी बात थी कि ये वैश्विक जगत पर जलवायु की खोज के लिए निकले होंगे। तो जब जलवायु की खोज में जब यह निकले, जलवायु की बातों का ज्ञान लेने के लिए जब यह निकले बाहर की ओर, ये लसन ही बन जाता यार।
तो यूरोपियन क्षेत्र से जब यह आगे की ओर बढ़े, तो आगे की ओर बढ़ने के क्रम में इनके सामने क्या क्या समस्याएं आई उस पर हम चर्चा करेंगे। मैं पहले ये बना लूं। ये यूरोपियन भाग था, है ना। ध्यान दीजिएगा, कहानी सुनिएगा। जब अल्फ्रेड वेगनर जब जलवायु की खोज में यहां से निकले, तो जलवायु की खोज करते करते अटलांटिक महासागर से होते हुए, है ना, वो मध्य भाग में आए अटलांटिक महासागर के। तो अटलांटिक महासागर के मध्य भाग में आने पर उन्हें यहां पर उभार प्राप्त हुआ और ये प्रवाह बाहर की ओर जा रहा था। यहां से प्रवाह क्या जा रहा था? बाहर की ओर जा रहा था। तो ये जिस नाव में, जिस यान में बैठे थे, जलीय यान में बैठे थे, तो इनका जलयान थोड़ा सा इधर की ओर शिफ्ट हुआ और आगे जैसे आए तो ये जलयान अंदर की ओर शिफ्ट हुआ, यानी कि अंदर की ओर गया। तो साधारण सी बात होगी कि उन्हें यहां तक आने में किसी प्रकार का आश्चर्य नहीं होगा, दुनिया में किसी भी प्रकार की संरचना बन सकती है ना। तो जब यह गिनी की खाड़ी में जब प्रवेश किए, तब अचानक से अंदर की ओर इन्हें धसाव महसूस हुआ। उन्हें कोई विशेष परिस्थिति नहीं मिली, पर हां इतना जरूर था कि कोई अंदर की ओर धसाव है, तो वह अंदर की ओर प्रवेश कर गए। आश्चर्य तब हुआ जब यह इस अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट से होते हुए पश्चिमी तट में जब प्रवेश करे, तो यहां पर उनका यान जो है, जलयान जो है, वो फिर से बाहर की ओर जाने के लिए मजबूर हुआ ना, मजबूर हुआ। तो जब यह जाने के लिए मजबूर हुआ, तो इनके मस्तिष्क में यह आया कि भाई यहां पर मैं बाहर की ओर गया और इसी अक्षांश पर अगर मैं इसके पूर्वी तट पर था तो मुझे अंदर की ओर धसाव प्राप्त हुआ। यह एक ख्याल उनके मस्तिष्क में आया, है ना। फिर आगे की ओर गए और आगे की ओर जब गए तो उनको अंदर की ओर धसाव मिला। मतलब इसके विपरीत कुछ प्रक्रिया हुई कि यहां पर इन्हें उभार मिला तो यहां धसाव मिला, और यहां पर उभार मिला तो इधर की ओर गिनी की खाड़ी में जो है वह धसाव मिला। तो एक क्लिक हुआ कि क्या यार सिमिलरिटी है कि इसमें कुछ समानताएं हैं, कि क्या हम अटलांटिक महासागर के दोनों तटों को देखकर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दोनों तट पहले कभी आपस में जुड़े हुए थे, है ना। अभी तक वो पूर्ण रूप से भूगर्भ शास्त्र में नहीं गया, लेकिन जब वो घर गया तो घर जाने के बाद सबसे पहले उसने अध्ययन किया कि क्या मैं इस मैप को, जो बना हुआ मैप है, क्या इनका मिलान कर सकता हूं, है ना। क्या इनका मिलान कर सकता हूं? पहले तो बने ही थे मैप, ऐसा नहीं है कि मैप नहीं बना था, लेकिन किसी की ध्यान ये नहीं गया, किसी का ध्यान इसकी ओर नहीं गया कि इसका, है ना, मतलब क्या कह सकते हैं, इसको हम आसानी से फिट कर सकते हैं, जिसे जिक्सॉ फिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिक्सॉ फिट कहा जाता है। तो जब वो घर गए, घर जाने के बाद जब यह मानचित्र को जब यह इन्होंने ध्यान से देखा, तो ध्यान से देखने के बाद यह फिट करने की ओर लग गए। बड़ी मशक्कत के बाद, पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन है ना, हम कहते हैं ना कि 70-80% इन्होंने मैप को बनाने का प्रयास कर दिया और लगभग सारे महाद्वीपों को आपस में जोड़ने का प्रयास किया। लेकिन सबसे ज्यादा उनका जोर कहां पर था? इस अटलांटिक महासागर के
दोनों तटों पर। तब उन्हें ध्यान में आया कि हो ना हो हमारा महाद्वीप पहले अलग था और अब अलग है। इसका अर्थ है कि महाद्वीपों में किसी ना किसी प्रकार से संचलन हो रहा है। समझ में आ रहा है? एक छोटा सा जो उनकी यात्रा थी जलवायु के लिए, वो जलवायु प्राप्त करने की यात्रा भूगर्भ शास्त्र में प्रवेश करने की यात्रा बन बैठी। और यहां से उन्होंने अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया जिसका नाम था महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ध्यान देना है, पूछा जा सकता है। सिलेबस में डायरेक्ट नहीं दिया है, भारत का भौतिक भूगोल दिया है, लेकिन हम छोड़ेंगे कुछ नहीं। समझ में आ रहा है ना? लोग छोड़ दे हम उम्मीद करते हैं, लेकिन हम नहीं छोड़ेंगे। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत उन्होंने प्रस्तुत कर दिया, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से जाना जाता है ना? अब जब यह थ्योरी प्रस्तुत कर रहे हैं तो दुनिया के समक्ष जो है वो प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे दादा। करने होंगे, करने होंगे। तो दुनिया के सामने अगर हमें प्रमाण प्रस्तुत करने हैं तो उन प्रमाणों की खोज भी करनी होगी। केवल एक जो मैंने कह दिया है कि भैया ये अटलांटिक महासागर के दोनों तट आपस में जुड़ रहे, वो भी मैंने 100% नहीं बताया, मैंने 80% तक बताया है कि उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया है ना। तो यह प्रमाण, अकेला प्रमाण जो है वो ये नहीं बता पाएगा कि भैया महाद्वीपों में संचलन है और पहले महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। 1910-12 की बात बता रहा हूं मैं, 1912 की बात। और 1912 में विज्ञान तब इतना आगे बढ़ा भी नहीं था, हालांकि था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विज्ञान नहीं था, बट इतना आगे नहीं बढ़ा था ना। तो अपनी थ्योरी को सही सिद्ध साबित करने के लिए वह किसके प्रयास में जुट गए? प्रमाणों को एकत्रित करने में। तो पहला प्रमाण तो उन्हें कौन सा मिल गया? जिक्सॉ प्रमाण मिल गया, यानी कि कंप्यूटरी, उसे हम कहते हैं ना फिट होना, जिक्सॉ फिट जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? जिक्सॉ फिट कहते हैं। तो जिक्सॉ फिट पहला तो एक प्रमाण मिल गया, लेकिन ये इतना बड़ा प्रमाण नहीं था कि इसके आधार पर आप ये बता दो कि महाद्वीपों में विस्थापन हो रहा है ना। चलिए, तो वह क्या करे कि अगर ये दोनों महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए थे, अगर ये महाद्वीप पहले कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे और अलग हुए हैं, तो जिस भाग से अलग हुए होंगे उनके दोनों किनारों पर सिमिलरिटी चाहिए। अगर मान लिया जाए कि कोई भाग ये है, ये भाग अगर दोनों अलग हुए हैं तो यहां की और यहां की समानता एक होनी चाहिए, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तो फिर क्या लिया? फावड़ा लिया निकल पड़े खुदाई करने के लिए, है ना, साक्ष्य प्राप्त करने के लिए वह निकल पड़े अपने अगले मिशन पे। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं, है ना। पता नहीं इंजीनियर था मैं, आज किसी का इलाज कर रहा हूं। सोचो, सही नहीं सही है? तो वो गए और जाने के बाद उन्होंने गिनी के तट पर, यहां पर खुदाई चालू की, गिनी के तट पे। और गिनी के तट पे जब उन्होंने खुदाई चालू की तो यहां पर उन्हें प्रमाण मिले। किस चीज के प्रमाण? उन्हें मिले कुछ ज्वालामुखी साक्ष्य। प्राचीनतम ज्वालामुखी जब खुदाई करे तो ज्वालामुखी के कुछ साक्ष्य मिले कि यहां पर पहले ज्वालामुखी अवसाद है। कहां पर? गिनी के तट पर। और उसी अक्षांश पर जब यह दक्षिण अमेरिका में ब्राजील के तट पर पहुंचे और वहां पर खुदाई की तो उन्हें वहां पर भी क्या मिला? ज्वालामुखी के साक्ष्य प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए? ज्वालामुखी के साक्ष्य हमें प्राप्त हो गए। ध्यान देना है ना। मन नहीं माना, एक साक्ष्य कंप्लीट नहीं होता है। किसी भी चीज को साबित करने के लिए बहुत सारे प्रमाणों को इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न कहीं से भी पूछ सकते है ना। तो इंटरव्यू देने जब आप जाते हो तो आपके चारों ओर, आपकी डिग्री के चारों ओर की चीजें आप
ग्रहण करते नहीं करते हो? पता चला मैंने केवल बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, किस सब्जेक्ट में किया, फिजिक्स में किया है, तो वो पूरा घुमा देगा आपको वहां तक, आपने सोचा भी नहीं होगा। तो प्रश्न पूछने वाले ऐसे ही होते दादा, है ना? भाई हम भी जब स्टार्टिंग में पढ़ाते थे तब ये सोचते थे कि प्रश्न कहां से आ जाएगा पता नहीं, तो हमें पहले तैयारी करके रखनी पड़ती थी कि यहां से प्रश्न आए तो जवाब ये देना पड़ेगा हमें भी। होता है ना, होता है। तो जब ये दुनिया के सामने प्रस्तुत करेगा तो साक्ष्य भी उतने मजबूत होने चाहिए। तो एक साक्ष्य जो भूगार्भिक साक्ष्य में हम प्रवेश कर रहे हैं, वो भूगार्भिक साक्ष्य कौन से थे? पहला कि जो ज्वालामुखी साक्ष्य गिनी के तट पर प्राप्त हुए वही ब्राजील के तट पर भी प्राप्त हुए। इसके अतिरिक्त जब नाइजीरिया में उसने खुदाई की तो नाइजीरिया के तट पर उसे स्वर्ण निक्षेप प्राप्त हुए, यानी कि गोल्ड डिपोजिशन मिले। कहां पर? नाइजीरिया में। और इसी के सामने जब ब्राजील में गए तो वहां पर भी गोल्ड डिपोजिशन मिला, है ना? अब एक ही जगह पे खुदाई करेंगे तो सबूत तो कम ही होंगे फिर तो, है ना? दूसरी जगह पे गए, अर्जेंटीना के तट पर जब यह गए तो अर्जेंटीना के तट पर जब उन्होंने खुदाई की तो यहां पर भी उन्हें ज्वालामुखी के साक्ष्य प्राप्त हुए। और इसी के ठीक सामने गए दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन में, तो वहां पर भी उन्हें ज्वालामुखी के साक्ष्य प्राप्त हुए। ध्यान देना, वहां पर भी उन्हें ज्वालामुखी के साक्ष्य प्राप्त हुए। यानी कि भूगार्भिक जहां पर यह जा रहे थे, है ना, प्रमाणों को एकत्रित करने में, तो वो प्रमाण तो उन्हें पहला मिल गया, है ना? पहला प्रमाण क्या था? जिक्सॉ फिट। दूसरा प्रमाण भूगार्भिक साक्ष्य थे जिसमें उन्हें गिनी के तट पर जो ज्वालामुखी के साक्ष्य मिले वही ब्राजील के तट पर मिले। नाइजीरिया में जो स्वर्ण निक्षेप मिले वही ब्राजील के तट पर भी मिले, है ना? जो साक्ष्य अफ्रीका के केपटाउन में थे वही साक्ष्य अर्जेंटीना में भी मिले, है ना? तो ये सिद्ध हो सकता है इससे कि भैया ये दोनों भाग एक दूसरे से पहले कभी जुड़े हुए थे। चलते चलते वो यदि जलवायु शास्त्री थे तो पूरा जलवायु साक्ष्यों को भी प्राप्त करना होगा। तो पूरा जलवायु साक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो सबसे पहले गए इक्वेटोरियल रीजन पे, यानी कि विषुवतीय भाग पर वह गए। ये वाले विषुवतीय भाग पर गए, और ये वाले विषुवतीय भाग पर जब यह गए, मैं कौन से साक्ष्य बता रहा हूं आपको? पूरा जलवायु, है ना? पहला मैंने जिक्सॉ फिट बता दिया, दूसरा मैंने भूगार्भिक साक्ष्य बता दिए, ठीक है? तीसरा मैं पूरा जलवायु साक्ष्य बता रहा हूं। ये तीनों में से ये भी 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ये 5 मार्क्स में पूछा, 7 मार्क्स का हो गया अभी, है ना? अब तो 7 मार्क्स का हो गया ना। पहले जो है वो 2 मार्क्स का, कितने 15 ही है 10 है? कितने है ध्यान नहीं, मुझे कल देखना पड़ेगा डिटेल में। 15 ही है शायद, चौथे में ज्यादा है, 16 है शायद, है ना? चौथे में 16 है, ठीक है। अब थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा चेंजेस हो गए हैं तो देखना पड़ेगा, एक दिन में तो कोई हमें याद नहीं होगा, है ना? तो हमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे। तो पूरा जलवायु साक्ष्य पे हम आते हैं। पूरा जलवायु साक्ष्य पर अगर आते हैं तो सबसे पहले वह कहां पर गए? भूमध्य रेखीय प्रदेश पर गए। और भूमध्य रेखीय प्रदेश पर जब गए तो भूमध्य रेखीय प्रदेश पर उन्हें हिम के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए। किसके साक्ष्य प्राप्त हुए? हिम के कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए। और हिम के जब साक्ष्य प्राप्त हुए तो आश्चर्यचकित हुए, होना भी लाजमी है, हो गए नहीं होंगे? क्योंकि वो किस रीजन में है? विषुवतीय प्रदेश में है। और विषुवतीय प्रदेश में अगर खुदाई के बाद अगर हिम के साक्ष्य जब उन्हें मिल रहे हैं तो आश्चर्यचकित होना तो लाजमी है दादा, क्योंकि भूमध्य रेखीय प्रदेश वो प्रदेश है जहां पर 100% सूर्यताप की मात्रा होती है। कभी आपने सुना है ना? तो वहां पर हिम के साक्ष्य कैसे मिल सकते भैया? संभव है क्या? नहीं है। दिमाग तो चकराएगा दादा, क्योंकि वो खुद जलवायु वैज्ञानिक था, जलवायु शास्त्री था, तो इतना तो ज्ञान होगा कि सूर्य कहां पर दे रहा है सबसे ज्यादा, और दे रहा है तो वहां पर बर्फ नहीं जमेगी भैया। लाइट बंद हो, फ्रिज में रख दो, बर्फ जमेगी तो देखते बड़ा जमेगा क्या?
पानी बर्फ में बदलेगा? नहीं बदलेगा, सिंपल सी चीज है। तो 100% सूर्य ताप की मात्रा यदि विषुवतीय प्रदेश पर मिल रही है, मैं अभी गया था, ज्यादा समय नहीं हुआ है, मैं 5-6 दिन पहले केरल में ही था। हमने सोचा कि स्वेटर थोड़ा ज्यादा बड़ा ले जाए, तो भाई बड़ा मतलब मोटा ले जाए, है ना, ठंड लगेगी हमें। तो वो तो पता ही था कि गर्मी होती है, पर जब तक प्रत्यक्ष हम अनुभव नहीं लेते हैं तब तक कुछ नहीं कर सकते ना दादा, सही नहीं सही है? अब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर पूछा है, सुनो अभी फिर से सुनो, भारत के परिप्रेक्ष्य में जलवायु विज्ञान को पूछा है ना, तो कोपेन को याद तो करना ही पड़ेगा। और जब कोपेन को याद कर रहे हैं तो कोपेन का पहले प्रमुख वर्गीकरण हमें देखना होगा ना, फिर कोपेन के उस वर्गीकरण में से कुछ चीजों को निकालकर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। डायरेक्ट आपको BS1 प्रकार की जलवायु नहीं समझेगी, आपको डायरेक्ट DF प्रकार की जलवायु थोड़ी ना समझेगी आपको भारत में, तो पहले कोपेन को पढ़ना पड़ेगा ना। गया कुछ नहीं है, पढ़ना तो सब है ना। तो इस चीज को भी जानिए, है ना। अब बाजार में कुछ अलग माहौल होगा। अब 2-4 दिन देखा, बड़े बड़े ज्ञानी लोग अपने अपने वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे मार्केट में, हमें उससे डरना नहीं है। जब हम पढ़ सब कुछ रहे हैं तो डरना किस चीज का? समझ में आ रहा ना? पढ़ेंगे सब कुछ, छोड़ेंगे कुछ नहीं, भले वो पूछे ना पूछे, लेकिन हम छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है ना। हम कुश्ती में भी कराटे के दाव खेलेंगे, टेंशन मत लो, लेकिन जीतेंगे, है ना। चलो देखते। तो विषुवतीय प्रदेश पर जब उसे गए तो इनके साक्ष्य मिले, फिर उसका मन किया कि चलो अब विषुवत पे तो हमें कुछ ना कुछ, मेरे बस की बात नहीं मिली, है ना, टेंशन दे दिया है। अब टेंशन दे दिया है तो थोड़ा सा ध्रुव की ओर भी चला जाए, है ना, ऐसा ना हो ध्रुव पे आग मिल जाए। सोचा ही था कि आग मिल गई, है ना, कोयला 50 डिग्री अक्षांश पर, जो उत्तरी अक्षांश पर जब वह गया तो यहां पर उसे उत्तम कोटि का कोयला, बिटुमिनस प्रकार की कोयले की पेटी मिली। मैं सर्वोत्तम नहीं बोल रहा हूं, मैं उत्तम कोटि के कोयले की बात कर रहा हूं। बिटुमिनस प्रकार के कोयले की प्राप्ति यहां पर हो गई। अब वो जलवायु शास्त्री था ना, भाई अगर कोई MBBS है तो पैरासिटामोल की जानकारी तो रखेगा ही रखेगा, है, रखेगा नहीं रखेगा। तो ये जलवायु शास्त्री था तो इतना तो ज्ञान होगा ही होगा कि भैया कोयला किससे बनता है और किस परिस्थिति में बनेगा, किस जलवायु प्रदेश में बनेगा, सही ना। ये 50 डिग्री के अक्षांश पर, 45 से 50 डिग्री के अक्षांश पर इनके साक्ष्य मिलना थे, मिलना थे, मिलना थे। मिला क्या? कोयला किससे बनता है? जीवाश्म से। हाँ, कौन सा, सीधा सा बोल दो, ज्यादा गहराई में नहीं जाना अभी। पेड़ पौधे से ही बनेगा, सही नहीं सही? और अगर उत्तम कोटि के कोयले की प्राप्ति यदि हमें हो रही है तो मजबूत पेड़ भी चाहिए, कास्ट मजबूत चाहिए ना उसका, अच्छी टिम्बरिंग होना चाहिए। तो कोई भी अच्छी तरीके से पोषित होगा जो वृक्ष, वही अच्छा कोयला भी बनाएगा, वरना अच्छा नहीं होगा तो फिर सीधी सी बात है, दादा पेपर बना लेंगे उसका, हल्के वृक्षों का। सही है ना। तो अगर कोयला बन रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर मजबूत कास्ट वाला वृक्ष होगा, और मजबूत कास्ट वाला वृक्ष अगर है तो उसमें पानी का परसेंटेज भी ज्यादा होगा और सूर्य की मात्रा भी ज्यादा होनी चाहिए, तो ही तो प्रकाश संश्लेषण कर पाएगा। और प्रकाश संश्लेषण करेगा तो फिर उसे खाना मिलेगा ना, और खाना मिलेगा तो मजबूत बनेगा ना, है। कुरकुरे से थोड़ी ना मजबूत बनेगा। जंक फूड जो आप खाओगे उससे भी मजबूती मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी दादा। अरे भाई मेथी के लड्डू खाना पड़ेंगे, उड़द के दाल के लड्डू खाना पड़ेंगे, तब जाके जो है वो मजबूती आएगी हमारी इसमें ठंड के सीजन में। आएगी ना आएगी? आएगी। केवल चावल खाने से कुछ थोड़ी ना होगा भैया, रोटी भी तो देनी होगी। बड़े परेशान हुए थे इडली डोसा खा खा के।
हैं, वही इडली सांभर 2 दिन तो अच्छा लगा, फिर तीसरे दिन से तो यार नीच ये क्या भाई। लेकिन अल्टीमेट प्लेस है, घूमो कभी जीवन में, जाओ। साउथ भी अच्छा है, बेहतरीन है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यदि भूमध्य रेखा पर होगी तो कोयला कहां मिलना था? कहां मिलना था कोयले की पेटी? मिली कहां? बर्फ कहां मिलनी थी? मिला कहां? मतलब ईश्वर ने इतने अच्छे प्रमाण दिए थे मुझे खोजने के, ये मिलना जरूरी था। अच्छा ये मिला भी तो उसके बाद 4 दिन तक नींद नहीं आई उसको। साला कैसे हो सकता है? विषुवत पे हिम कैसे मिल सकती है और ध्रुवीय क्षेत्र 50 डिग्री के अक्षांश पर कोयला कैसे मिल सकता है? कोयले की पेटी कैसे हो सकती है? दिमाग काम नहीं कर रहा था ना किसी भी चीज को। अगर भाई वो खोजने जा रहा है, उसके संबंध में उसको प्रमाण मिल रहे, खुश हो रहा है, खुशी उसके अंदर दौड़ रही है कि मैं दुनिया के सामने अपना एक पहला बढ़िया सिद्धांत प्रस्तुत करने जा रहा हूं, और उसके रास्ते में इतनी बड़ी समस्या सामने आ गई। भाई ये कहां है? ये कैसे हो गया? ये तो सबसे बड़ी समस्या है भैया, कैसे मिल गया? 50 डिग्री के अक्षांश पर कोयले की पेटी का मिलना और भूमध्य रेखीय प्रदेश में हिमोर का मिलना है ना, आश्चर्यचकित तो कर रहा था, है ना। लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है। दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो सब चीज आपको मिलेगी, मिलेगी मिलेगी। हार नहीं मानना है। तो सामने वाले ने हार नहीं मानी, बहुत सारा कुछ सोचने के बाद वह जब अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा तो लगभग उसके 90% जो गुत्थियां थी वो इस सोच ने जो है वो सुलझा दी, इस सोच ने सुलझा दी। यानी कि उसने यह सोचा कि ये जो महाद्वीप है ये आज अलग हुए हैं ना, आज अलग है ना, है या नहीं है? तो पहले कभी जुड़े हुए थे, और पहले कभी जुड़े हुए थे तो जरूरी तो नहीं कि मध्य भाग में होगा, जरूरी नहीं ना कि मध्य भाग में होगा। हो सकता है कि यह महाद्वीपीय खंड कहीं और से आया हो और उस वक्त कोयला बना हो। यह उसने सोचा और उसने सारे के सारे महाद्वीपों को एकत्रित कर लिया, और एकत्रित करने के बाद याद रखना उसने मध्य में न रखा, बल्कि उस महाद्वीपीय भाग को क्या किया उसने, उस महाद्वीपीय भाग को जो है वह विषुवत पर ले, दक्षिणी ध्रुव पर लेके आया। कहां लेके आया? दक्षिणी ध्रुव पर लेके आया। और जब दक्षिणी ध्रुव पर लेके आया तो उसकी जो गुत्थियां थी वो अपने आप सुलझ गई। कैसे सुलझ गई? कि जो 50 डिग्री वाला भाग था, यदि यह महाद्वीपीय भाग जब दक्षिणी ध्रुव पर था तो यह विषुवतीय भाग जो है अपना, जो ध्रुवीय भाग जो है 50 डिग्री वाला, वो विषुवत पे आ गया, और जो विषुवत वाला भाग था ध्रुव पे चला गया। जब ऐसी परिस्थिति थी, ऐसी स्थिति थी इस महाद्वीपीय खंड की, तो यह संभव है कि आज के विषुवत पे हिमोड़ मिल सकता है और आज के 45 और 50 डिग्री के अक्षांश पर कोयला मिल सकता है। समझ में आया? तो उसने क्या कहा कि सारे महाद्वीप जो थे वो किसी कालखंड में, उसने नाम भी बता दिया, कार्बोनिफेरस काल में। किस काल में? कार्बोनिफेरस काल, इसे कोयला युग कहते हैं। कार्बोनिफेरस काल में सारे महाद्वीप एकत्रित थे, और इस एकत्रित महाद्वीप को वेगनर ने पेंजिया नाम दिया। क्या नाम दिया? पेंजिया कहा गया। इस एकत्रित महाद्वीप को क्या नाम दिया? पेंजिया नाम दिया। और सारे महाद्वीप यदि एकत्र थे तो चारों ओर एक विशाल महासागर बचा होगा। इस विशाल महासागर को उसने पेंथालासा नाम दिया। क्या नाम दिया? पेंथालासा। समझ में आया? और कार्बोनिफेरस काल में ये पेंजिया कहां पर अवस्थित था? दक्षिणी ध्रुव पर। किस काल में? कार्बोनिफेरस काल में। तो कार्बोनिफेरस काल में याद रखना है
ये सारे महाद्वीप एकत्र होकर पेंजिया का रूप लेकर कहां पर थे? दक्षिणी ध्रुव पर थे, है ना। धीरे धीरे अब क्या हुआ, देखिए गुत्थी सुलझ गई ना, ये वाली गुत्थी सुलझ गई ना। क्या कि 50 डिग्री के अक्षांश पर कोयले की पेटी का मिलना और भूमध्य रेखीय प्रदेश में हिमोड़ का मिलना महज एक संयोग नहीं है, ये प्रमाणित करता है कि महाद्वीप स्थिर नहीं है बल्कि यह संचलित हो रहे हैं, तभी तो संभव है। और अगर संचलन ना करते तो भूमध्य रेखा पर हिमोड़ ना मिलता और 50 डिग्री के अक्षांश पर कोयला ना मिलता। ये प्रमाण है, ये सिद्ध हो रहा है कि ये मूवमेंट कर रहे हैं, तभी तो ये हुआ है। समझे बात? पक्का? कोई दिक्कत यहां तक? ये प्रमाण की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब आएंगे इस पर, ये टूटा कैसे, कार्बोनिफेरस काल से आगे कैसे गया, लेकिन इसके लिए अब आपको कल के लेक्चर का इंतजार करना पड़ेगा, है ना। हम आज से एक नए सिलेबस की ओर अग्रसर हुए हैं, है ना। तो उसी क्रम में आज ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है ना। आज 2-4 लोग नहीं है तो मुझे हो सकता है कि कल भी थोड़ा बहुत रिपीट करना पड़े, लेकिन कल से हमारी, है ना, लाइन जो है वो आगे की ओर बढ़ेगी। आज के लिए इतना ही।